आपको भी धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा, हमने देखा कि विधानसभा में सुबह से ही विपक्ष लगातार अपनी आवाजें ऊंची कर रहा था और सत्ता पक्ष की कमियां गिनाने में लगा हुआ था। तो आप लोगों ने आज एक मुद्दा उठाया था एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। आखिर क्या आपको इसमें कमी लग रही है? ये एसआईआर जो है, बिहार जैसे प्रांत में जब 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, अचानक जो है आपने मतदाता गहन परीक्षण के नाम पर जो है चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया। तो पहला तो फरमान जारी करने के पीछे उनकी नीयत क्या है? नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। तो एक ये है। दूसरी बात कि आपने एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट्स को जो डिमांड किया, वो डॉक्यूमेंट्स जो है, मैं अपने आधार को, इपिक को और राशन कार्ड को एवॉइड कर दिया। और आपने 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगा, बिहार जैसे प्रांत जहाँ पर बाढ़ का विभीषिका बिहार झेल रहा है, जहाँ पर प्रवासी मजदूरों की तादाद जो है सबसे अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, अचानक आपने इस विकट स्थिति में आपने 11 डॉक्यूमेंट्स का डिमांड कर दिया। आपको करना था तो पूरे देश स्तर पर आप इसको एसआईआर करते। तो आपने बिहार के चुनाव से 2 महीना पहले एसआईआर का ऐलान किया, कहा कि 25 दिन में इसको पूरा करो। तो चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया, ये फैसला में कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण जो है चेहरा जो है चुनाव आयोग के झलक रहा है। और अब तो कल जो एसआईआर का जो रिपोर्ट आया, जो मतदाताओं की सूची अपलोड की गई, उसमें 10% मतदाता अपलोड में ही छांट दिए गए। अच्छा। उनको शिफ्टेड दिखा दिया गया। जो है आपको 8% मतदाता जो है बिहार में शिफ्टेड दिखाए जा रहे हैं, जो शिफ्ट कर गए हैं। तो प्रवासी जो मजदूर गए हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, आपको ने उनको मताधिकार से पहला फेज में ही आपने बाहर कर दिया। दूसरा फेज आपने शुरू किया है डॉक्यूमेंट्स का। वो आपने कहा कि 2003 के बाद से जो मतदाता बने हैं उनको 11 डॉक्यूमेंट्स को पुटअप करना है। खासतौर से ग्रामीण जो इलाके हैं, जहाँ जो ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो महिलाएं हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, वो कोई मेट्रिकुलेशन नहीं की है और वो एक गांव से दूसरे गांव में विवाह, उनका शादी विवाह किया गया है, उनको कागजात जुटाना जो है बहुत कठिन हो रहा है। एक गंभीर सवाल है महिलाओं के साथ। दूसरा, जो प्रवासी मजदूर जो बाहर गए हैं, आपके अभी जस्ट ही गए थे, शादी विवाह के दौर से निकल कर गए थे काम करने के लिए, अब वो दौड़े दौड़े आएंगे, तब तक ले किसी का ना कोई रिजर्वेशन मिल रहा है, ना ट्रेन के टिकट मिल रहा है। वो दौड़ के आएंगे, यहाँ कागज बनाएंगे, फिर अपलोड कराएंगे। तो ये पूरा का पूरा अफरा तफरी है। तो फर्स्ट फेज में आपने 10% काटा, सेकेंड फेज में आप 10% काटिएगा तो 20%। तो आप जो है 243 विधानसभा में 20% मतदाताओं को मताधिकार के अधिकार से ही आप वंचित कर रहे हैं। तो किस तरह का एसआईआर है? सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा, हम लोगों ने पूछा कि आपको दिक्कत क्या है आधार कार्ड लेने में। आधार कार्ड तो इंडिया सरकार के पार्लियामेंट जो है कानून बनाया आधार कार्ड पर, और आधार कार्ड जिस जमीन की आप दस्तावेज की मांग कर रहे हैं, वो जमीन भी तो आधार कार्ड पर ही रजिस्टर्ड होती है। जिसने आपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगा, वो तो आधार कार्ड के आधार पर ही डॉक्यूमेंट्स निर्मित होता है। तो जब उसी आधार कार्ड के आधार पर उस डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो उस आधार कार्ड को किस आधार पर आपने अलग थलग कर दिया? तो ये मुद्दे जो है बहुत गंभीर मुद्दे हैं, और इसके पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र है जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक हैबिट बना दिया, ईवीएम में गड़बड़ी करो। ईवीएम का एक दौर गड़बड़ करके सत्ता में आया। ये तो आपकी पार्टी, आप लोग की पार्टी बोलती है मैं ना सर कि ईवीएम हैक। मैं तो कहा ईवीएम को हैक करो, फिर उससे उन्होंने हैक करके चुनाव जीता। जब देखा कि ईवीएम पर सवाल उठने लगे, तो उसने हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कहा कहीं वोट बढ़ा दो, कहीं वोट काट दो, उससे जीत गए। अब तो बिहार में उस प्रयोग को मजबूती से किया और एक नया प्रयोग कर दिया। आपको मैं बता रहा हूं, जो दिल्ली से आप आई है ना, जी जी जी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मैं बात कर रहा हूं, कहा कि ई वोटिंग होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे यहाँ मेरे सारण जिला के अंदर एक नगर परिषद का, नगर पंचायत का चुनाव हुआ ऐसे 10-15 दिन पहले।
वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन थे 30% मतदाता टर्न अप हुआ, बाकी मतदाता कहाँ रह गए? एक एक गुंडे राइफल लेकर गांव के अंदर बैठ गए, गांव के बुजुर्गों के मोबाइल कलेक्ट कर लिए गए और मोबाइल से जो है वोट हो गया। तो ई वोटिंग क्या? चिमनी के भट्टा के मजदूर पर जाएगा मालिक और सब मजदूरों को मोबाइल इकट्ठा करेगा, वोट डाल देगा। गुजरात में बैठा हुआ जो उद्योगपति है, जिसके यहाँ बिहार के बड़े पैमाने में मजदूर गए हुए हैं, सब मजदूरों को इकट्ठा करेगा, उसी के मोबाइल से वोट डाल देगा। तो ये जो मैंने कहा कि इसके पीछे जो है एक गंभीर षड्यंत्र है, लोकतंत्र के साथ गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। और ये षड्यंत्र जो है सतही तौर पर नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी पर आधारित है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न सोसाइटी का निर्माण करता है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करने के पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है? आप ये जो दिल्ली के सत्ता में बैठे हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, ये सनातनियों का संविधान मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सनातनियों का संविधान मनुस्मृति है, और मनुस्मृति साफ कहता है कि शूद्रों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, मनुस्मृति पार्टिसिपेशन का राइट्स नहीं देता। तो ये सनातनी लोग एसआईआर के नाम पर जो है मनुस्मृतिवादी सनातनी सिस्टम को अप टू डेट करना चाहते हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये इसका परिणाम इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एसआईआर आधुनिक लोकतंत्र को, आधुनिक संविधान को हत्या कर रहा है। और ये हत्या कौन करा रहा है? दिल्ली के अंदर बैठे हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी करा रहा है। बिहार में जो मुख्यमंत्री है, आज सदन में हम लोगों ने इस सवाल को लिया कि एसआईआर जो है, उस एसआईआर को वापस करो। हम चाह रहे थे कि एसआईआर पर मुख्यमंत्री अपना बयान दे, लेकिन ये जो है चुप्पा मुख्यमंत्री भाजपा और आरएसएस के जाल में पूरी तौर पर फंस चुका है। और ये आदमी एसआईआर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार से एक वक्तव्य की मांग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपने अभी क्लियर कट ई वोटिंग और इसकी बात की। पक्ष तो, सत्ता पक्ष में जो बैठी सरकार है वो तो क्लियर है ना अपनी चीजों को लेके। ई वोटिंग से लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। एसआईआर भी उन्होंने ये कहा कि हम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही घर से बहुत सारे ऐसे घपलेबाजी निकली है कि बाहर के लोग आकर के इस प्रकार से एक ही आदमी के पास दस्तावेज जो मौजूद हैं इलीगल तरीके से उपयोग हो रहा है। तो सरकार तो अपना पक्ष क्लियर की, सरकार अपना पक्ष क्लियर किए, तो सरकार में बैठे हुए लोग जिनको 2024 में इसी वोटर लिस्ट पर इलेक्टेड किया गया, सरकार तो रिजाइन कर देना, रिजाइन कर दे नरेंद्र मोदी। अगर नैतिकता बची है तो, भाजपा के लोग के अंदर नैतिकता बची है तो 2024 में जो चुनाव हुआ इसी मतदाता सूची पर, तो उनको रिजाइन करके एसआईआर के बाद चुनाव लड़ना चाहिए ना। तो उस समय एसआईआर की जरूरत नहीं थी। जिस देश के अंदर जो है लंबे दिनों से जनगणना नहीं हो पा रहा है, जिस देश के अंदर जो है 2003 के बाद से एसआईआर नहीं हुआ और बिना एसआईआर के वो लोग चुन के गए, तो बिहार पे एसआईआर क्यों लाद रहे हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए ना, आप भी इस्तीफा दे दीजिए और नया जो एसआईआर होगा उसके आधार पर चुनाव करा लीजिए प्रदेश में। एक ही स्टेट में क्यों? आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी के खिलाफ है। वो चाहती है सनातनिक व्यवस्था जहां शूद्रों को वोट के अधिकार से वंचित किया जाए। उसी प्रक्रिया का एक कड़ी है एसआईआर। एसआईआर के बाद जो है नया सिस्टम वो लाएंगे, ई वोटिंग। जिसकी ई वोटिंग्स की बात आप कर रही है, ये ई वोटिंग्स क्या है? गांव पोलिंग स्टेशन पर पैरामिलिट्री फोर्स होगा और गांव में गुंडे की राइफल चमकेगी और आपके मोबाइल जबरन मैं पूरी दुनिया में वोटिंग में कहीं ये जो है आपकी जो डिजिटलाइजेशन नहीं है। आप अमेरिका जैसा जो डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी की आप बात करें ना, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का, अमेरिका और ब्रिटेन इसका जो है बर्थ प्लेस है। वो बर्थ प्लेस ने कभी वोटिंग सिस्टम को, ई वोटिंग और ये ईवीएम की रिजेक्ट कर दिया पूरी दुनिया में। तो नरेंद्र मोदी ही बहुत बड़ा पढ़े लिखे चालाक है क्या? आपको लोगों को मत देते हैं तो मताधिकार का अधिकार को छीनने के कई षड्यंत्र कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक मुद्दा उठाया, दलित समाज, शूद्र समाज, जो नीचे वर्ग के लोग हैं कि उनको अधिकार नहीं दिया जाता। बिहार की राजनीति हमेशा जातिवाद पे टिकी हुई। हम हमेशा देखते, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो,
सभी जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देते आए हैं, चाहे जब राजद की सरकार थी, नीतीश बाबू की सरकार है, चाहे आने वाले समय में। बिहार की राजनीति में हमेशा जाति ये समीकरण दिखाई दिया है। तो आप नॉट सिंगल बिहार, हाँ सभी जगह मैंने कहा कि एशिया, दक्षिण एशिया के तमाम देशों में आइडेंटिटी और कल्चरल पॉलिटिक्स जो है हावी रही है, नॉट सिंगल बिहार। ये एलिगेशंस को मैं रिजेक्ट करता हूं कि जातिवाद और जाति दो प्रश्न हैं। हिंदू सनातनी धर्म जो है, मनुवाद जो है, सनातन जो है, वो धार्मिक व्यवस्था जातीय संरचना पर आधारित है। अगर आपको जातिवाद से एलर्जी है तो आप सनातन को रिजेक्ट कीजिए, दोनों नहीं चलेगा कि आप जातिवाद की निंदा भी कीजिएगा और सनातन की प्रशंसा भी कीजिएगा, क्योंकि जातिवाद और जाति बनता है सनातन धर्म के बुनियाद से। तो सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले लोग जातिवाद, धर्मवाद और जातिवाद मैंने कहा नहीं, नो नो नो, सिंगल रिलीजन से सनातन जिसमें जाति प्रथा है। इस्लाम में कोई जाति नहीं, ईसाइयत में कोई जाति है नहीं, सिखों में कोई जाति नहीं, बौद्धों में कोई जाति नहीं। तो मैं एक ही लाइन पर, मैं तो आपके विषय पे मैं आ रहा हूं कि आप जिसको जातिवाद कह रही है, मैं उसे जातिवाद नहीं मानता। जातियों का संरचनाएं जो है और जातियों के जो सिस्टम्स बने हुए हैं, उसमें जो है सामाजिक व्यवस्था जो बनाई, जो मनुस्मृति पर सामाजिक व्यवस्था बनी है, उसके आधार पर अधिकारों का और कर्तव्यों का जो है जिम्मेदारियों का निर्धारण है। शूद्र जो जातियां हैं, जिन्हें दलित कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, ये जो जातियां हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, ये लोग ऑल टोटल्स मिलकर शूद्र बनते हैं। तो शूद्रों को जो है राजनीतिक और संपत्ति के अधिकार से सामाजिक तौर पर वंचित कर दिया गया था। अब रुकिएगा मैडम, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार से वंचित कर दिएगा। ये आधुनिक जो राजनीति है, उनको सामाजिक आर्थिक अधिकार को देने की कोशिश कर रही है, उसको आप जातिवाद कर रही है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने ये उठाया ना मुद्दा गुंडा राज जो बढ़ते जा रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक बात आपको मैं बता दूं, बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, और जब इस सरकार आई थी तो इस सरकार पर दो आरोप इन सरकार के लोगों ने लगाया था। पहला आरोप ये बिहार में जंगल राज है, दूसरा आरोप लोगों ने लगाया था कि बिहार में परिवारवाद है। पिछले 20 सालों में हम कहते हैं, लाल झंडे के लोग, लेफ्ट फ्रंट के लोग कहते रहे कि नीतीश कुमार का अपराध और नीतीश कुमार का अपराधी और नीतीश कुमार का चोली दामन का संबंध है। नीतीश कुमार कभी अपराधियों के खिलाफ थे ही नहीं। 2005 के फर्स्ट इलेक्शंस में जब उनको मैंडेट नहीं मिला था, तो बिहार का दुर्दांत अपराधी अनंत सिंह के पास हाथ जोड़ रहे थे। बिहार का दुर्दांत अपराधी राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान, धमल सिंह और कई ऐसे नाम हैं जो अंडरवर्ल्ड्स के जो सरगना थे, उनके सामने नीतीश ने सरेंडर करके बिहार में सरकार बनाई। और 20 साल से नीतीश कुमार उसी अंडरवर्ल्ड के सहपर सरकार चला रहे हैं, और इतने नीतीश कुमार गिर गए कि आनंद मोहन जैसा कुख्यात अपराध कर्मी, जिसने इस देश का एक दलित आईएएस को पत्थर मार मार कर हत्या करवाया, उसको जेल से निकलवाकर जो राजनीति के मुख्य धारा में लाया। अभी मैडम सतीश पांडे बिहार का दुर्दांत अपराधी जो गोपालगंज में इनके सरकार में साम्राज्य चल रहा है। सर, यही नीतीश कुमार जी जब अपना पक्ष बदलते हैं समय टू समय, जैसा इनको कहा जाता है, तब नीतीश कुमार जी अच्छे हो जाते हैं, जब वो विपक्ष में आते हैं नीतीश कुमार जी गलत हो जाते हैं। ये कैसी राजनीति? मैं एक लाइन आपको बता, जो ऐसा करते होंगे, मुझे विधानसभा पटल पर आप जाइएगा, मेरे विजुअल से वीडियो निकाल कर देखिएगा। मैं जब सत्ता पक्ष में भी था तो नीतीश कुमार को कटघरे में लाया था, एक बार नहीं, हर दिन मैं कटघरे में लाता था। नीतीश कुमार को मैंने कहा कि नीतीश और अपराधी अलग नहीं है। नीतीश जितना ऊपर से अच्छा दिखते हैं, उतना ही खौफनाक अपराधियों का चेहरा है उनके अंदर। और आज बिहार अपराध और गुंडा राज से त्रस्त है,
दर्जनों नरसंहार बिहार के अंदर पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं। चलिए सर, हम इस बातचीत को अब यहीं पे थोड़ा समाप्त करेंगे। हम आपसे बस लास्ट में 3 लाइन में आप हमें बताइए कि विकास, बिहार के विकास में आप क्या जरूरी समझते हैं? 3 लाइन। बिहार के विकास में पहला शर्त है बिहार के नौजवानों का रोजगार। दूसरा, बिहार के एग्रीकल्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए सूखा और बाढ़ से अस्थायी निदान। तीसरा, मेडिकल जो फैसिलिटीज है उसको जो है प्रोवाइड करना, घर घर प्रोवाइड करना, ये आज की मूलभूत आवश्यकता है। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सत्येंद्र जी, जो कि जिनका कहना है कि बिहार के विकास में इन लोगों का 3 चीज पे खास फोकस रहेगा: शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। और इनकी विचारधारा एकदम क्लियर है, ये स्पष्ट है। इन्होंने सीधा सीधा लफ्जों में एक शब्द कह दिया है कि इनको बिहार की राजनीति में ये जिस विचारधारा को लेकर चलते आए हैं उसी विचारधारा के साथ ये आगे भी रहेंगे। ये खुली आवाज से सत्ता पक्ष का विरोध करते रहेंगे।